आज के वीडियो में हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 8 के साइंस चैप्टर 2 इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरियस पार्ट ऑफ ए सेल आर गिवन बिलो। यहाँ पर सेल के विभिन्न पार्ट को दिया गया है। राइट देम इन अप्रोप्रिएट प्लेस इन दी फॉलोइंग डायग्राम। और यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है इसमें उचित जगह पर उसको लिखना है। जैसे पहला पार्ट न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड है। तो यहाँ पर ये जो खाली जगह दिया गया है इसी खाली जगह पर इन सबको भरना है। कौन कहाँ से भरेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके सॉल्यूशन यहाँ है, ओनली इन एनिमल सेल, यानी कि कौन से ऐसे भाग है जो केवल जानवरों के सेल में पाया जाता है। तो सेंट्रियोल्स है और लाइसोसोम्स है, ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियोइड है और प्लास्टिड है जो कि बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है। यहाँ पर सेल वाल क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसको हम यहाँ पर भर देंगे दोनों, और ये दोनों यहाँ भरा जाएगा, और यहाँ भरा चुका है। और यहाँ जो तीन ये पार्ट्स दिए गए हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ये तीनों में पाया जाता है। तो कॉमन ऑल थ्री सेल्स, तो इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ हम थोड़ा इन सब के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये जानवरों और पौधों के सेल में पाया जाता है। नॉट इन बैक्टीरिया सेल, लेकिन बैक्टीरिया सेल में नहीं पाया जाता है। कंट्रोल द सेल एक्टिविटी, यह सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। 2 साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक सब्सटेंस दैट fills द सेल एंड कंटेन ऑल ऑर्गेनल्स, ये एक प्रकार का जेली लाइक पदार्थ होता है जो सेल में भरा रहता है और सभी ऑर्गेनल्स में भी होता है। क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, यह केवल पौधों के सेल में पाया जाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। चौथा सेल वाल, फाउंड इन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल, ये पौधों और बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। फॉर्म द आउटरमोस्ट लेयर, जो इसके बाहरी परत को बनाता है। सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स, ये सभी सेलों में पाया जाता है। लोकेट इनसाइड द सेल वाल इन प्लांट, पौधों के सेल वाल के अंदर ये पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी पाया जाता है। एज द आउटर लेयर इन एनिमल सेल, जबकि इन जानवरों के सेल में ये बाहर पाया जाता है। न्यूक्लियोड फाउंड ओनली इन बैक्टीरियल सेल, ये केवल बैक्टीरिया के सेल में पाया जाता है। द रीजन वेयर डीएनए इज लोकेटेड, सिंस बैक्टीरिया डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, जहाँ पर डीएनए लोकेटेड होता है उन जगहों पर ये पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया में ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। आनंदी took 2 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देम ए एंड बी। आनंदी 2 टेस्ट ट्यूब लेती है, एक ऊपर मार्क ए करती है और एक ऊपर मार्क बी करती है। सी पुट 2 स्पूनफुल शुगर सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में 2 चम्मच शुगर सॉल्यूशन डालती है। इन टेस्ट ट्यूब बी सी एडेड ए स्पूनफुल ऑफ ईस्ट, और टेस्ट ट्यूब बी में 1 चम्मच ईस्ट डालती है। देन सी अटैच टू इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बैलून टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, और प्रत्येक टेस्ट ट्यूब पर एक बिना फूला हुआ बैलून बांध देती है। सी केप्ट द सेटअप इन वार्म प्लेसेज, और ये पूरे सेटअप को गर्म स्थान पर रख देती है, अवे फ्रॉम सनलाइट, और गर्म जगह पर तो रखती है लेकिन सूर्य की धूप से थोड़ा दूर रखती है। देखिए यहाँ पर ये उसका सेटअप है, टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है उसका। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा? She observed that the balloon attached to test tube be inflated. What can be possible explanation for this? उसने देखा कि बी में जो बैलून था वो फूल गया था। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो चलिए इसके कारण को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3 to 4 डेज? 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। She observed that the balloon attached to test tube B was inflated. उसने देखा कि टेस्ट ट्यूब बी में जो बैलून था वो फूल गया था। What can be possible explanation for this? इसकी क्या संभावित एक्सप्लेनेशन हो सकता है? यहाँ पर 3 को एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ए बी सी, इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है? वाटर एवोपरेट इन टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी में पानी वाष्पीकृत हो गया। एंड फिल्ड द बैलून विद द वाटर वेपर, और बैलून वाटर वेपर से भर गया। तो चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर वेपर नहीं बना है, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। बी में कहा जा रहा है द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपेंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब विच इन्फ्लेटेड द बैलून, इसके अंदर गर्म हवा भर गई है जिसकी वजह से ये फूल गया है। या ईस्ट प्रोड्यूस ए गैस इनसाइड टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बैलून, या टेस्ट ट्यूब बी में ईस्ट एक गैस बनाया है जिसकी वजह से बैलून फूल गया। या डी, शुगर रिएक्ट विद वार्म एयर विच प्रोड्यूस गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बैलून, या शुगर गर्म हवा के साथ रिएक्ट करके गैस बना रहा है जिसकी वजह से बैलून फूल गया है। तो इसका आंसर सी होगा, ईस्ट प्रोड्यूस ए गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर ईस्ट डाला गया था जो एक गैस प्रोड्यूस करता है विच इन्फ्लेटेड द बैलून, और वही गैस बैलून को फुला दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन है द ईस्ट फर्मेंटेड द शुगर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इन्फ्लेटेड द बैलून, ईस्ट ने शुगर को फर्मेंट कर दिया है और इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, इसी की वजह से वो बैलून फूल गया है। तो और इसी में से एक और दूसरा क्वेश्चन है, सी टूक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर, उसने एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें 1/4 भाग चूने के पानी भर दिया। She removed the balloon from test tube B in such a manner that gas inside the balloon did not escape, और उसने टेस्ट ट्यूब बी में से बैलून को वैसे निकाला जैसे कि उसने टेस्ट ट्यूब बी में से बैलून को सावधानी से निकाला ताकि उसमें जो गैस भरा था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, वो निकले ना। She attached the balloon to the test tube with lime water and shook it well, और उसने उस बैलून को अच्छी तरह से टेस्ट ट्यूब जिसमें उसने लाइम वाटर डाला था उस पर लगा दिया और उसको अच्छी तरह से हिला दिया। व्हाट डू यू थिंक शी वांट टू फाइंड आउट, आप क्या सोचते हैं कि वो क्या करना चाहती है? आंसर, शी वांट टू टेस्ट वेदर द गैस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वह जांच करना चाहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बना था उसके बारे में। इफ द लाइम वाटर टर्न मिल्की, अगर टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर है उसका रंग अगर मिल्की हो जाता है, इट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ CO2, तो इससे ये साबित हो जाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। बिकॉज CO2 रिएक्ट विद लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसी की वजह से उसका कलर मिल्की हो जाता है। तो इस तरह करने से उसको टेस्ट ट्यूब बी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना था जिसकी वजह से बैलून फूला था उसको कंफर्म हो जाता है। ए फार्मर वाज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप इन हिज फील्ड, एक किसान ने अपने खेतों में गेहूं का फसल लगाया था। He added nitrogen rich fertilizer to the soil to get a good yield of crops, उसने अपने मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर को डाला जिससे कि अच्छा उत्पादन हो।
इन द नेबरिंग फील्ड, उसी के बगल के खेत में, अनदर फार्मर वाज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स, एक दूसरा किसान बीन्स की फसल खेतों में अपना लगाया था। बट सी प्रिफर्ड नॉट टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स, लेकिन उसने फसल को स्वस्थ रखने के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं मिलाया। कैन यू थिंक ऑफ दिस रीजन? इसका कारण आप सोच सकते हैं। देयर इज वेरी सिंपल रीजन फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट। व्हीट प्लांट कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, गेहूं का फसल हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता है। सो फार्मर एड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू हेल्प देम ग्रो वेल, इसलिए किसान फसल को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर मिलाता है। बट बीन फर्टिलाइजर आर डिफरेंट, लेकिन बीन का जो फसल होता है वो अलग होता है। देयर रूट हैव राइजोबियम बैक्टीरिया, उसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। विच मेक नाइट्रोजन विच टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड गिव इट टू द प्लांट, जो हवा से नाइट्रोजन को लेकर के उसको सॉइल में फिक्स करता है और पौधों को देता है। सो बीन प्लांट डू नॉट नीड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, इसलिए बीन के फसल को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी। वाइल व्हीट प्लांट डू, लेकिन गेहूं के पौधे को जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो पहला किसान था वो अपने खेतों में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डालता है, जबकि दूसरा किसान नहीं डालता है। तो दिस इज द पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। स्नेहल डॉग टू पिट्स, स्नेहल दो गड्ढा खोदती है, ए एंड बी इन हर गार्डन, अपने बगीचे में। इन पिट ए सी पुट फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, गड्ढा ए में वह सब्जियों और फलों के छिलके डालती है। एंड मिक्सड विद द ड्राइड लीव्स, और उसमें सूखी पत्तियां मिलाती है। इन पिट बी सी डम्प्ड द सेम काइंड ऑफ वेस्ट, और गड्ढा बी में भी वह इसी प्रकार के कचरे को मिलाती है। विदाउट विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राइड लीव्स, लेकिन उसमें सूखी पत्तियां नहीं डालती है। सी कवर्ड बोथ द पिट विद सॉइल एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक्स, वह दोनों पिट्स को मिट्टी से ढक देती है और 2 से 3 सप्ताह के बाद उसको देखती है। व्हाट इज सी ट्राइंग टू टेस्ट, वह क्या जांच करना चाहती है। सी इज ट्राइंग टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपोस्टिंग, वह कंपोस्टिंग के प्रभाव को जांच करना चाहती है। इन पिट ए द मिक्सचर ऑफ green waste, fruit, vegetable peels and dry leaves provide the correct carbon nitrogen balance needed for decomposition। गड्ढा ए में उसने ग्रीन वेस्ट डाला है, जैसे फल और सब्जियों के छिलके, इसके साथ उसने सूखी पत्तियों को भी डाला है, जिसकी वजह से कार्बन नाइट्रोजन का बैलेंस अच्छा तरह से बना रहता है, जिससे डिकम्पोजिशन अच्छी तरीके से होता है। पिट बी लैक दिस बैलेंस, लेकिन गड्ढा बी में इस बैलेंस की कमी है। एंड विल डिकम्पोज मोर स्लोली एंड मे स्मेल, जिसकी वजह से उसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे हुआ है और उसमें स्मेल भी आ रही है। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट डिकम्पोजिंग एजेंट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क बेटर व्हेन बोथ कार्बन रिच एंड नाइट्रोजन रिच मटेरियल आर प्रेजेंट। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि डिकम्पोजिंग एजेंट जो होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कार्बन रिच और नाइट्रोजन रिच मटेरियल जब उपस्थित रहते हैं तो उसी में बेहतर तरीके से काम करते हैं और वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नीचे दिए गए सूक्ष्म जीवों को पहचानिए। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट, मैं हर प्रकार के एनवायरमेंट में रह सकता हूँ, यहाँ तक कि आपकी आंतों में भी। तो मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, मैं ब्रेड केक को मुलायम और फ्लफी बनाता हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। आई लिव इन द रूफ ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ, मैं दलहनी फसलों के जड़ों में रहता हूँ और उनको वृद्धि के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु होता है जो दलहनी फसलों के जड़ों में रहता है और उनको पोषण प्रदान करता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइज एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट
Microorganism need optimal temperature, air and moisture for their growth. एक प्रयोग द्वारा दिखाइए कि सूक्ष्मजीवों को वृद्धि के लिए टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर की जरूरत होती है। लेट्स सी प्रोसीजर। सेटअप 3 ब्रेड स्लाइसेज। ब्रेड स्लाइस के 3 टुकड़े को सेटअप में लेना है हम लोग। स्लाइस ए, मोस्ट प्लस वार्म प्लस एयर, sprinkle some water on the bread and keep it warm places and covered। इस ब्रेड के टुकड़े पर कुछ पानी छिड़किए और इसको गर्म स्थान पर बिना ढके हुए रख देना है। इससे उसको क्या होगा, पानी के छिड़कने से उसको मॉइस्ट मिल जाएगा। वार्म प्लेस पर रखने से उसको वार्म मिलेगा और बिना ढके होने की वजह से उसको एयर भी मिलेगा। इन स्लाइस बी, ड्राई प्लस वार्म प्लस एयर, कीप द ब्रेड ड्राई, नो वाटर एडेड इन द वार्म प्लेसेज एंड कवर्ड। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पानी नहीं देंगे। पानी नहीं देने की वजह से क्या होगा, ये सूखा रहेगा। वार्म प्लेस में रखने की वजह से ये इसको टेम्परेचर तो मिलेगा, अगर इसको बिना ढके रखते हैं तो एयर भी मिलेगा। तो यहाँ पर एयर मिल रहा है, वार्म मिल रहा है, लेकिन यहाँ इसको एयर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, लेकिन इसको मॉइस्ट नहीं मिल रहा है, नमी नहीं मिल रही है। यहाँ पर एयर मिल रहा है, वार्म मिल रहा है और मॉइस्ट मिल रहा है, तीनों चीज मिल रहा है यहाँ पे। now in slice C, sprinkle water on the bread but keep in the airtight container or sealed plastic bag। स्लाइस सी को पानी तो देना है, पानी उस पर छिड़क देना है, लेकिन इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देना है। अगर नहीं तो उसको सील पैक प्लास्टिक के बैग में रख देना है। यहाँ ऐसा करने से क्या होगा, पानी देने से इसको नमी तो मिलेगी, लेकिन इसको एयर नहीं मिलेगा, टेम्परेचर नहीं मिलेगा। अब इन तीनों प्रोसीजर के बाद से ऑब्जर्वेशन देखते हैं। स्लाइस ए डेवलप फंगल ग्रोथ मोल्ड क्विकली। ये स्लाइस ए में फंगल का ग्रोथ तेजी से और अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि इसको मॉइस्ट भी मिला है, टेम्परेचर भी मिला है, एयर भी मिला है, तीनों चीज इसको मिला है, इसलिए इसमें फंगल का ग्रोथ अच्छा से होगा। इन स्लाइस बी शो लिटिल और नॉन ग्रोथ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर। स्लाइस 2 में ग्रोथ नहीं होगा, थोड़ा सा ग्रोथ होगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर उसको नहीं मिला है। इन स्लाइस सी सो सोवर और लेस ग्रोथ ड्यू टू लैक ऑफ एयर। और स्लाइस सी में सबसे कम ग्रोथ होगा, क्योंकि इसमें केवल उसको मॉइस्चर मिला है, एयर भी नहीं मिला है, टेम्परेचर भी नहीं मिला है, जिसके वजह से इसमें ग्रोथ सबसे कम है। नाउ कंक्लूजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट व्हेन मॉइस्चर, एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर आर अवेलेबल। तो इस एक्टिविटी से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सूक्ष्मजीवों को अच्छी तरह से ग्रोथ के लिए मॉइस्चर, एयर और सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। लैक ऑफ एनी वन ऑफ दिस कंडीशन स्लो डाउन और प्रिवेंट देयर ग्रोथ। इनमें से अगर किसी एक की भी कमी हो जाती है तो इनका ग्रोथ रुक जाता है या डाउन हो जाता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के 2 टुकड़े लीजिए। प्लेस 1 स्लाइस ऑन ए प्लेट नियर द सिंक। एक टुकड़े को प्लेट में सिंक के नजदीक रख दीजिए। प्लेस द अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर। और दूसरे टुकड़े को फ्रिज में रख दीजिए। कंपेयर आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद दोनों को तुलना कीजिए। नोट योर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन भी नोट कीजिए। गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। और अपने ऑब्जर्वेशन के लिए कारण भी दीजिए। हियर इज ऑब्जर्वेशन। स्लाइस नियर द सिंक सो फंगल ग्रोथ, बिकम सॉफ्ट एंड स्मेल बैड। सिंक के नजदीक जो स्लाइस रखा जाएगा उसका ग्रोथ अच्छा से होगा, उसमें ग्रीन ब्लैक कलर का मोल्ड दिखाई देंगे, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें बैड स्मेल आएगा। स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर। और जो रेफ्रिजरेटर में रखा गया है सो लिटिल और नो फंगल ग्रोथ, उसमें कोई भी फंगल का ग्रोथ नहीं दिखेगा, या अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा सा। रिमेन्स कंप्लीटेबली फ्रेश, और वो
ताज़ा रहेगा। रीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। इसका कारण ये है कि सूक्ष्मजीव गर्म और नमी वाले स्थिति में अच्छा तरह से ग्रोथ करते हैं। रीजन, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन नियर द सिंक promote microbial growth, while cold temperature in the refrigerator inhibit it. सिंक के पास में टेम्परेचर था, नमी था, जिसके वजह से उनका ग्रोथ अच्छा से हुआ, जबकि फ्रिज में केवल ठंडी होने की वजह से उनका ग्रोथ अच्छा से नहीं हुआ। जबकि हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने के लिए टेम्परेचर भी चाहिए, एयर भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए। Now let's see question number 8. A student observed that when curd is left out for a day, it becomes more sour. एक स्टूडेंट ने देखा कि जब एक दही को एक दिन के लिए छोड़ दिया था तो उसका स्वाद और खट्टा हो गया था। What are two possible explanation for this? संभावित एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? When curd is left out for a day, जब हम दही को एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, it become more sour due to following reasons. यह निम्नलिखित कारणों की वजह से खट्टा हो जाता है। नंबर 1, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया का कार्य बढ़ जाता है। द बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन कर्ड कंटिन्यू टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस जो दही में उपस्थित होता है, ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगता है। दे कन्वर्ट मोर लैक्टोज मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड मेकिंग द कर्ड मोर सावर। वह लैक्टिक एसिड को वह लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में और ज्यादा बना देता है, जिसकी वजह से दही खट्टा हो जाता है। सेकंड रीजन हो सकता है फेवरेबल वार्म कंडीशन। ए रूम टेम्परेचर कंडीशन आर सुटेबल फॉर बैक्टीरियल एक्टिविटी। कमरे का सामान्य कमरे का तापमान एक बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए उपयुक्त होता है। दिस स्पीड ऑफ फॉर्मेशन दिस स्पीड्स ऑफ फर्मेंटेशन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर एसिड एंड हेंस इंक्रीज सॉरनेस। जिसकी वजह से फर्मेंटेशन की क्रिया का रफ्तार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दही में खट्टापन आ जाता है। Now let's see question number 9. This is the last question for this chapter. Observe the setup given in the figure and answer the following question. नीचे दिए गए फिगर में सेटअप को देखिए और यहाँ पर आपको सेटअप दिखाई दे रहा होगा। एक्सपेरिमेंट सेटअप है ये। इसमें एक फ्लास्क लिया गया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है। इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डाला गया है और टेस्ट ट्यूब ए में वार्म शुगर सॉल्यूशन डाला गया है और इसके साथ साथ ईस्ट मिलाया गया है। इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। What happens of the sugar solution in flask A? अब इस फ्लास्क ए में शुगर सॉल्यूशन के साथ क्या हुआ? The sugar solution in flask A undergoes fermentation and produce carbon dioxide and alcohol. फ्लास्क ए में शुगर सॉल्यूशन के साथ फर्मेंटेशन हो गया और वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, इसके साथ साथ अल्कोहल भी बनाया। नंबर 2, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स? 4 घंटे के बाद आप टेस्ट ट्यूब बी में क्या देखेंगे? दैट लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की आफ्टर 4 आवर्स बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज पास इनटू इट। 4 घंटे के बाद से टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर जो होगा वो मिल्की हो जाएगा। इसका वजह ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बना था टेस्ट ट्यूब ए में, वो उसमें गया और उसके वजह से मिल्की हो गया। What would happen if yeast was not added in फ्लास्क ए? क्या होगा अगर टेस्ट ट्यूब ए में ईस्ट ना डाला जाए?
इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए, अगर फ्लास्क ए में ईस्ट नहीं मिलाया जाता है, नो फर्मेंटेशन वुड ऑकर, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन नहीं होगा, एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं बनेगा, और टेस्ट ट्यूब बी में जो लाइम वाटर था वो मिल्की भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है।